नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। अजित पवार के निधन से एनसीपी में सत्ता का बड़ा खालीपन। सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने की उठी मांग। एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की चर्चा थी। महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है। राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार के असमय निधन के बाद पार्टी में राजनीतिक खालीपन पैदा हो गया है। पार्टी के नेता इस खाली जगह को जल्द भरना चाहते हैं ताकि संगठन कमजोर न पड़े। एनसीपी के वरिष्ठ मंत्री नरहरि झिरवाल ने खुलकर मांग उठाई कि अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। झिरवाल को अजित पवार का करीबी माना जाता है और उनका शरद पवार से भी अच्छा संबंध है। झिरवाल ने बताया कि अजित पवार एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर बातचीत की अगुवाई कर रहे थे और यह प्रक्रिया अंतिम चरण में थी। उनका कहना है कि अगर पार्टी को महाराष्ट्र में बड़ी ताकत बने रहना है तो दोनों गुटों का एक होना जरूरी है। सूत्र के अनुसार एक प्रस्ताव यह भी है कि सुनेत्रा पवार राज्यसभा की सदस्यता छोड़कर बारामती विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़े। अगर ऐसा होता है तो उनकी जगह अजित पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार को राज्यसभा भेजा जा सकता है। बताया जा रहा है कि एनसीपी के ज्यादातर नेता इस व्यवस्था से सहमत हैं ताकि पार्टी एकजुट बनी रहे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बीजेपी भी इस व्यवस्था से असहज नहीं है। बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई ने अखबारों में पूरे पेज का श्रद्धांजलि विज्ञापन छापा, जिसे राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर एनसीपी टूटती है तो उसकी जगह कांग्रेस ले सकती है। इसलिए फिलहाल कोशिश यही है कि पार्टी बिखरने ना पाए और नेतृत्व का फैसला जल्द हो। अजित पवार विमान हादसे पर उठे बड़े सवाल। श्रद्धांजलि नहीं, जवाबदेही चाहिए, बोले संजय राउत। डीजीसीए जांच पर फिर खड़े हुए गंभीर सवाल। अजित पवार की दुर्घटना को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत और पार्टी नेता सुषमा अंधारे ने पूरी और पारदर्शी जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि सिर्फ श्रद्धांजलि देने से जवाबदेही तय नहीं होती। संजय राउत ने डीजीसीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत में ज्यादातर विमान हादसों की जांच का कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आता, रिपोर्टें सार्वजनिक नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि लोगों को बताया जाना चाहिए कि अजित पवार के विमान के साथ आखिर हुआ क्या, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सकें। राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अखबारों में पूरे पेज के विज्ञापन और बैनर लगाना असली श्रद्धांजलि नहीं है। उनके मुताबिक असली श्रद्धांजलि तब होगी जब प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर लगाए गए 70,000 करोड़ के कथित घोटाले के आरोप वापस लें। वहीं सुषमा अंधारे ने उस दावे पर सवाल उठाया जिसमें कहा जा रहा है कि बारामती एयरपोर्ट पर कम दृश्यता यानी लो विजिबिलिटी हादसे की वजह थी। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में विमान साफ दिखाई दे रहा है और वो चक्कर लगाता नजर आ रहा है। अगर घना कोहरा था तो विमान इतनी स्पष्टता से कैसे दिखा। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही ऐसी त्रासदी के तुरंत बाद बोलना ठीक न माना जाए, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत वाले विमान हादसे की जांच अब तेज हो गई है। हादसे में क्रैश हुए लियरजेट विमान का ये ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। ब्लैक बॉक्स में दो अहम उपकरण होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। इनसे पता चलता है कि हादसे से पहले विमान की तकनीकी स्थिति क्या थी और पायलटों के बीच आखिरी बातचीत क्या थी। अब ब्लैक बॉक्स की जांच से साफ होगा कि हादसा तकनीकी खराबी, मौसम या किसी और वजह से हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी नियमों पर लगाई रोक, कहा यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट। इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। ये नियम 13 जनवरी 2026 को जारी किए गए थे, जिनका मकसद कॉलेजों यूनिवर्सिटीज में जाति आधारित भेदभाव रोकना था। लेकिन सीजे सूर्यकांत ने कहा ये नियम अस्पष्ट है और दुरुपयोग की आशंका है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि हमें पता है क्या चल रहा है। अब 19 मार्च को अगली सुनवाई है, तब तक नए नियम लागू नहीं होंगे। यूजीसी नियमों पर रोक, नेताओं और छात्रों में बंटी राय। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासत गर्म। स्टालिन बोले भेदभाव रोकने के नियम कमजोर ना हो। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के 2026 के इक्विटी नियमों पर रोक लगाने के फैसले पर देश भर के राजनीतिक दलों और छात्र संगठनों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कई नेताओं ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और इसे सामाजिक तनाव कम करने के लिए उचित बताया। बसपा मुखिया मायावती ने कहा कि यह फैसला सही है क्योंकि नियम बनाते समय सवर्ण समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय नहीं करता
और अदालत ने यही सुनिश्चित किया है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने इसे देश की सांस्कृतिक एकता के लिए महत्वपूर्ण बताया। बाद में पीएम मोदी और अमित शाह को धन्यवाद दिया। टीएमसी, शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी कोर्ट के हस्तक्षेप का स्वागत किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार कोर्ट के आदेश का पालन करेगी, लेकिन विरोध भी हुआ। ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट्स एसोसिएशन और जेएनयू छात्र संघ ने कोर्ट के फैसले का विरोध किया। इन संगठनों का कहना है कि 2026 के नियम वंचित वर्गों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी थे। सीपीआईएम के जॉन ब्रिटास, वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर और आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी फैसले पर सवाल उठाए। छात्र संगठनों आयसा और जेएनयू ने इसे दबाव में लिया गया फैसला बताया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने यूजीसी के 2026 के इक्विटी नियमों का समर्थन किया। स्टालिन ने कहा यह नियम उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव खत्म करने और ओबीसी वर्ग को शामिल करने के लिए जरूरी है। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि किसी भी दबाव में आकर इन नियमों को कमजोर न किया जाए। स्टालिन ने कहा कि जैसे मंडल आयोग की सिफारिशों के समय विरोध हुआ था, वैसे ही अब भी पिछड़ी सोच के लोग विरोध कर रहे हैं। उन्होंने यूजीसी के इन नियमों को देर से उठाया गया लेकिन स्वागत योग्य कदम बताया। स्टालिन का दावा है कि केंद्र में बीजेपी सरकार आने के बाद उच्च शिक्षा संस्थानों में खासकर एससी एसटी छात्रों में आत्महत्या के मामले बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत, कश्मीर और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं भी सामने आई हैं। स्टालिन ने रोहित वेमुला जैसे मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि जब संस्थानों के प्रमुखों पर ही आरोप हों तो इक्विटी कमेटियां स्वतंत्र रूप से कैसे काम करेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कई संस्थानों के प्रमुख आरएसएस समर्थक हैं, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। स्टालिन ने कहा कि अगर सरकार सच में छात्र आत्महत्या रोकना चाहती है तो इन नियमों को कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाकर जवाबदेही के साथ लागू करना चाहिए। रूस ने जेलेंस्की को मॉस्को बुलाया, शांति वार्ता तेज। रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को शांति वार्ता के लिए मॉस्को आने का न्योता फिर दोहराया है। क्रेमलिन ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए चल रही कोशिशों के बीच ये निमंत्रण दोबारा दिया गया है। ये बयान ऐसे समय आया है जब रूस और यूक्रेन ने युद्ध में मारे गए सैनिकों के शवों का एक दूसरे से आदान प्रदान किया है। क्रेमलिन ने इस पर टिप्पणी नहीं की कि क्या दोनों देश एक दूसरे के ऊर्जा ढांचे पर हमला रोकने पर सहमत हुए हैं। पिछले सप्ताह अबू धाबी में अमेरिका की मध्यस्थता में हुई वार्ता से शांति प्रयासों को नई रफ्तार मिली है, लेकिन दोनों देशों के रुख में अब भी बड़े मतभेद हैं। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक जेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मुलाकात तय करने के करीब हैं। रूस और यूक्रेन के बीच अगली वार्ता रविवार को अबू धाबी में होगी। शेख हसीना का बांग्लादेश चुनाव पर बड़ा हमला, बोली निष्पक्ष चुनाव नहीं तो देश में अस्थिरता बढ़ेगी। बांग्लादेश की राजनीति में चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। इसके बाद हसीना ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर चुनाव सभी को शामिल करके स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से नहीं कराए गए तो बांग्लादेश लंबे समय तक अस्थिरता झेलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार ने जानबूझकर उनके करोड़ों समर्थकों को चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिया है। हसीना के मुताबिक जब देश की बड़ी आबादी को राजनीतिक भागीदारी से वंचित किया जाता है तो इससे नाराजगी बढ़ती है, संस्थाओं पर भरोसा कम होता है और भविष्य में बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। हसीना ने साफ शब्दों में कहा कि जो सरकार बहिष्कार के आधार पर बनती है वो बटे हुए देश को एकजुट नहीं कर सकती। ट्रंप ने विमान टैरिफ से कनाडा को धमकाया, कनाडाई विमानों पर 50% टैरिफ की चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा को चेतावनी दी है कि अगर वो तुरंत कुछ उड़ानों के सर्टिफिकेट नहीं देता है तो अमेरिका में बेचे जाने वाले सभी कनाडाई विमानों पर 50% टैरिफ लगाएगा, यानी भारी आयात शुल्क। ट्रंप ने ये चेतावनी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दी। ये कदम दोनों देशों के व्यापार विवाद को और तेज कर सकता है, खासकर जब कनाडा पहले ही अमेरिकी कनाडा के व्यापार समझौते के बावजूद चीन के साथ व्यापार डील करने पर ट्रंप की आलोचना कर चुका है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.